एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे पता लगाते हैं कि अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, और फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स को कैसे पसंद करते हैं कि हाँ, इस स्ट्रॉन्ग सेक्टर का ये वाला स्टॉक हमें लेना चाहिए। ये कंप्लीट जो जर्नी होती है, जो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब आप सबसे पहले देखना चाहते हो कि अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, फिर उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को एक एक करके एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या देखना चाहिए उसमें, उस सेक्टर के स्टॉक्स में, ताकि आप फाइनल कर सके कि हाँ, ये स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है। ये सब कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। वेलकम टू ट्रेड विद बुक। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि इस वीडियो को आप एक एजुकेशनल पर्पस से देखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी भर ये काम आए और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें एक सिस्टमेटिक तरीका मार्केट में काम करने का। तो यहाँ पे मैंने tradingview.com पे सेक्टर का चार्ट ओपन किया है। सेक्टर का चार्ट कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आपको किसी भी सेक्टर के नाम के आगे लिखना है CNX। क्या लिखना है? CNX। जैसे यहाँ मैंने लिखा है CNX ऑटो, तो ऑटो सेक्टर का चार्ट ओपन हो गया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अब इसमें मैंने एक इंडिकेटर लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट 55 वर्किंग डेज में निफ्टी से स्ट्रांग है क्या ये सेक्टर। अब क्वेश्चन आता है 55 ही क्यों? देखिए, 55 एक फिबोनाची नंबर है, और ऑल्सो 55 का मतलब होता है लगभग 3 महीने का टाइम। पिछले 3 महीने में लगभग 55 दिन काम किया होगा निफ्टी ने। तो अगर मैं पिछले 3 महीने में देखूं कि निफ्टी से स्ट्रांग है मेरा जो सेक्टर है, तो मुझे पता चल जाएगा कौन से सेक्टर में अभी पैसा जा रहा है और कौन से सेक्टर से पैसा निकल रहा है। शेयर मार्केट में हमेशा एक ही सेक्टर काम नहीं करता है। कुछ कुछ महीनों के बाद नए सेक्टर में पैसा जाना चालू हो जाता है। इसीलिए हमेशा आपको देखते रहना चाहिए कि अभी कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अगर आप छोटी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। शनिवार, रविवार, सैटरडे, संडे बैठिए 1 घंटा, ये जो कुछ 12-15 स्टॉक जो सेक्टर की जो चार्ट्स हैं उनको ओपन कीजिए, RS55 लगाइए और देखिए कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत चाहिए, आधे 1 घंटे का। एक बार आप करने लगेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। वरना बिटकॉइन कैसे क्रैश होता है तो वो आपको पता ही है। क्रिप्टो में आप कर ही सकते हैं लीवरेज लेके, अगर आपको पूरा कैपिटल ख़त्म करना है तो। सिस्टमेटिक तरीका तो यही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ऑटो सेक्टर का चार्ट खोला, तो इंडिकेटर में जाके आपको ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक भारत ट्रेडर है ये ऐड कर लेना है। अब ये फ्री वर्जन में ऐड हो जाता है अगर आप लॉगिन कर चुके हैं अपने जीमेल आईडी से। इसकी सेटिंग में आपको रखना है 55, क्योंकि हम लास्ट 55 3 महीने का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि हम छोटी अवधि का ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रीन लाइन जीरो के ऊपर, मतलब कि ऑटो सेक्टर यहाँ से ही स्ट्रांग हो गया है। कब से? 23 मई 2025 से, जबकि GST का न्यूज़ आया भी नहीं था, तब से ही ये ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है। अब आपको ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में जाके देखना है कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। अब उसके लिए क्या क्या देखना है बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अभी कौन कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। तो आप PSU बैंक देखिए, PSU बैंक भी स्ट्रांग है, और वो भी काफ़ी टाइम से स्ट्रांग है। मतलब PSU बैंक एक, अगर आप देखें यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ है, सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक की तो आप छोड़ ही दीजिए, सेक्टर में यहाँ से ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ निकल रहा है ये। तो PSU बैंक बहुत स्ट्रांग है। रियलिटी सेक्टर वीक है क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है, तो हम इग्नोर करेंगे रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। चांसेस, मार्केट क्या है? चांसेस का खेल है। ज़्यादा चांस कब होंगे? जब आप स्ट्रॉन्ग वाले सेक्टर के स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर स्टॉक देखना सीखेंगे। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर आप देखिए स्ट्रॉन्ग है। फार्मा सेक्टर वीक हो गया है तो हम इग्नोर करेंगे। कंजप्शन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो कंजप्शन सेक्टर देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी में भी आप देखिए PSU बैंक स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक देखें तो वीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में बैंक लेना है तो कौन सा? PSU बैंक अभी ज़्यादा ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में आप देखिए ये दिखा रहा है वीक है, जीरो लाइन के नीचे, मतलब अभी अगर मुझे लेना हो तो मैं फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक नहीं लूँगा। मिड कैप के स्टॉक भी नहीं लूँगा क्योंकि मिड कैप वीक है। स्मॉल कैप भी वीक है, तो मैं अगर कोई स्टॉक लेना भी है किसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर का तो कौन से स्टॉक लूँगा? लार्ज कैप के स्टॉक, बड़ी कंपनियाँ, वो अभी ज़्यादा अच्छी हैं। FMCG भी वीक है, एनर्जी भी वीक है।
आईटी सेक्टर भी वीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी वीक है, मेटल सेक्टर स्ट्रांग है। अब मुझे क्या सेक्टर मिले स्ट्रांग? मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, पीएसयू बैंक और कंजप्शन। तो सिर्फ इन्हीं चारों सेक्टर के स्टॉक्स को मैं देखूंगा अभी शॉर्ट टर्म में बाई करने के लिए। अब मैंने समझ लीजिए पीएसयू बैंक सेक्टर देखा जो कि स्ट्रांग है। अब मैं पीएसयू बैंक सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी नाम आप जानते हो, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी नाम बैंक आप पीएसयू, आप वन बाय वन सबसे पहले उनका टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस। अब सर आप फिर से उलझा दिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब दसियों हज़ार बातें हैं, कन्फ्यूज आ जाएंगे, लास्ट में डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, डिसीजन पैरालिसिस हो जाएगा, फाइनली हम स्टॉक ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मिनिमम चीज़ें रखिए, लॉस से मत डरिए, छोटा लॉस डिसाइड कीजिए और उसके बाद एंट्री करिएगा। अब मैं जो भी स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ समझाने का तरीका है कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक तक पहुँचते हैं, कैसे मार्केट में एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाता है। हमने आइडेंटिफाई किया स्ट्रॉन्ग सेक्टर 3 महीने का स्ट्रेंथ देख के कि 3 महीने में परफॉर्मेंस के हिसाब से भाव भगवान है। भाव क्या दिखा रहा है कि निफ्टी से बेटर पीएसयू बैंक का प्राइस एक्शन रहा है पिछले 3 महीने में, ये इंडिकेटर बता रहा है। अब मैं यहाँ जैसे किसी भी सेक्टर, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो क्या है आपका पीएसयू बैंक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये मुझे मिल गया एक स्ट्रॉन्ग बैंक। वैसे ही मैं अगर एक और बैंक लिखूँ SBIN, जो कि क्या है आपका पीएसयू बैंक है, तो ये भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मुझे अब स्टॉक्स मिल गए जो कि लार्ज कैप भी हैं, जो कि पीएसयू बैंक के भी हैं। जब RS 55 के ऊपर गया तब मैं यहाँ से एंट्री बना सकता था, और इनमें जब भी ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ पे, अभी भी अगर मुझे पोजीशन बनाना है तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना सकता हूँ। तो छोटा स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। और कौन सा स्टॉक है? पंजाब नेशनल बैंक। अब ये तो हो गई बात टेक्निकल की, आपने देख लिया कि पंजाब नेशनल बैंक तो जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में क्या है स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे तक तो समझ में आ गया, अगर यहाँ एंट्री है तो यहाँ स्टॉप लॉस है और ये यहाँ पे मैंने एंट्री करनी है। लेकिन फंडामेंटल में क्या देखना है? ये तो हो गई टेक्निकल की बात कि सब कुछ सही लग रहा है, ब्रेकआउट भी है, RS भी पॉजिटिव है, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हमको सिंपल रखना है अपना सिस्टम, हमको screener.in पे आना है। अब जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक का screener.in पे फंडामेंटल खोल लिया, अब आप इसका बड़का एनालिसिस तो कर नहीं सकते, कोई बहुत बड़े आप तोपचंद तो वो तो बन नहीं गए, हम भी नहीं हैं, कोई नहीं है। जितना देखिएगा उतना कन्फ्यूजन होगा कि भैया ये सही है तो वो गलत है, वो गलत है तो ये सही है। तो जितना मिनिमम चीज़ देखें उतना अच्छा है, और ले लें एंट्री छोटा स्टॉप लॉस के साथ। होगा तो होगा क्या, स्टॉप लॉस हिट होगा, उसको मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप 10 बार कोई काम करेंगे तो 4 बार तो गलत होगा ही, तब आपको लॉस काटने की हिम्मत होनी चाहिए, तब आपको लेना है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सिंपल एनालिसिस क्या होता है, क्या क्या सीखा है आपने, जल्दी से बताइए। किसी कंपनी का बुक वैल्यू उसके करंट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे उसे, अंडर वैल्यूड कि ओवर वैल्यूड। इसका 117 का प्राइस है, 120 तो इसका बुक वैल्यू है, 15 से ज़्यादा ROE है, 8 का PE रेशियो है। चलिए ठीक है, ये सब तो सही है। आगे क्या देखते हैं हम कि इसमें ग्रोथ आ रहा है क्या, प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है क्या, कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है क्या। पिछले 5 साल में 111% बढ़ा है ग्रोथ रेट, 3 साल में 69%, और TTM प्रॉफिट ग्रोथ 42%। मतलब हाल फिलहाल में ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बहुत तेज़ गति से बढ़ा रही है। यही तो आपको चाहिए, यही तो आप देखते हैं, बस इतना ही देखिए। अगर आपको और भी कम करना है तो आप सिर्फ देखिए कि ये पिछले 12 महीने का प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है क्या। क्योंकि अभी अगर शेयर को भागना है अगले 1-2 महीने में, तो अभी क्या हो रहा है, करंट में जहाँ पे जिस क्वार्टर में खड़ा हूँ, जहाँ पे से मैं देख रहा हूँ, वहाँ क्या हालत है, वो इम्पॉर्टेंट करता है। ये नहीं कि पिछले 5 साल 10 साल पहले क्या हुआ था, अभी प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए। ये नंबर आपने देख लिया, उतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा आपको कोई नंबर यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये मानेंगे कि मैं एकदम ही सही स्टॉक में घुसूँ सब कुछ कंफर्म करके, तो स्टॉक हाथ से निकल जाएगा, आप कभी ले ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको पता है कि आप 117 में अगर एंट्री करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है
वो आ रहा है इसके नीचे, मतलब लगभग 111 के आसपास। तो आपका 7 रुपये का रिस्क है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मुझे 10,000 रुपये का रिस्क लेना है और एक स्टॉक अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 7 रुपये का लॉस होगा, तो मैं कितनी क्वांटिटी लूँगा, 10,000 को 7 से भाग दे दो, तो अब 10,000 का आपका रिस्क है। अगर आप 1 लाख का रिस्क ले सकते हैं तो 1 लाख को 7 से डिवाइड्स कर दीजिए, तो आपको कितना पोजीशन बनाना है वो आपको पता चल जाएगा, कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है। हो गया आपका काम आसान, आप पहुंच गए अपने शेयर तक। इतना ही आसान है, बस आधे 1 घंटे मेहनत चाहिए करने के लिए। क्या आपको थोड़ा सा वर्क, इतना ही आप देखेंगे तो अभी जैसे PSU बैंक में आप सारे बैंक का जाके देखिए कि किस में प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, किसका ROE ज़्यादा है। बस हो गया आपका काम ख़त्म, उसमें आप जाके एंट्री कीजिए और ये मत सोचिए लॉस नहीं हो सकता है। शेयर मार्केट में हमेशा अपने लॉस को सोच के चलिए कि कहाँ से नीचे आया तो मैं लॉस बुक करूँगा। अभी कल ही बिटकॉइन में बड़का क्रैश आया है, तो कई लोग लीवरेज लेके बैठे थे। मतलब लीवरेज मतलब होता है कि आप 1 रुपये से 10 रुपये का माल खरीद रहे हो, जैसे इंट्राडे में होता है 5 गुना। वहाँ पे क्या होता है, बिटकॉइन का कोई चाचा भतीजा तो है नहीं, कोई भी न्यूज़ कर दिया ट्रम्प वा मस्कवा तो नीचे आ जाते हैं। अब उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है। ये तो है नहीं कि TCS का शेयर है भैया, करोड़ों एम्प्लॉय हैं और कैश जनरेट कर रहा है तो ऐसे ही थोड़ी ना नीचे आ जाएगा किसी के बोल देने से। पर बिटकॉइन का तो कुछ है नहीं, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। अब ये सब लुभावनी चीज़ें हैं जो आपको 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल अच्छा लगेगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल नहीं है। आप वही काम करिए जो आप 10 साल 20 साल कर सकें, अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें कि ऐसे शेयर मार्केट में काम किया जाता है, वरना आप भी लॉस करोगे और फाइनली आपके चक्कर में आने वाली 2 पीढ़ी और नहीं घुसेगी शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि आपके पास भी तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा पहले का कि अरे यार वो मेरे चाचा करते थे, पूरा बर्बाद हो गया, मत जाना शेयर मार्केट में। ऐसे ही होता है। मैं जब इंजीनियरिंग करने जा रहा था तो मेरे कोई थे चचा भतीजा के लड़के, वो गए थे पढ़ने और वहाँ से बिगड़ के आ गए थे। तो उनके चक्कर में मुझे बहुत ट्रबल हुआ कि तू भी नहीं जाएगा। तो वैसे जो आप जो करोगे उसको भुगतना आपकी कईयों पीढ़ी, आपके कई आसपास वालों को पड़ता है। तो इसलिए आप वही काम करो जो सिस्टमेटिक हो, जो अगले 20 साल 25 साल 30 साल किया जा सके, और वही सीखो। ज़बरदस्ती का रिस्क वाला काम क्यों करना कि 10 साल तो कमाए और एक ही दिन में सारा टाइम फिस, उतना टाइम भी गया। उससे अच्छा नेटफ्लिक्स ही देख लेते 129 199 रुपये दे के। काहे को स्टॉक मार्केट में आके लीवरेज वाला और बड़ा बड़ा रिस्क वाला काम किए। ऑप्शन बाइंग करते हैं बहुत लोग, 3 महीने 4 महीने 6 महीने बड़का प्रॉफिट होगा, एक ही दिन में सारा गया टाइम फीस। तो क्यों करना ऐसा? नहीं करना ऐसा। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, एकदम काम रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, आराम से करेंगे, आराम से सीखेंगे। जो चीज़ आप कर सकते हो, जो चीज़ आप अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सिखा सकते हो, जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो कि देखो भाई ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करो कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसके फिर देखो कौन से स्टॉक्स हैं अच्छे अच्छी कंपनियां, उनमें उन सेक्टर उन स्टॉक्स का फंडामेंटल देखो कि अभी वो सही चल रहे हैं क्या, उस प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है क्या, ROE अच्छा है क्या, और उसका चार्ट पैटर्न देखो कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है क्या, और RS 55 लगा लो, हो गया आपका काम। ठीक है, इतना ही सिंपल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, और सीखते सीखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।